प्राचीन संस्कृति के साथ आधुनिकता का संगम देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है कार्तिकेय 2। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने के लिए मूवीज को सर्च न करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है प्रोफेसर राव से, जो कि ग्रीस की एक लाइब्रेरी जा रहे थे और वो चोरी छुपे जा रहे थे। प्रोफेसर राव लाइब्रेरी में जाकर कृष्ण जी की एक बुक पढ़ने लगते हैं, जो कि काफी पुरानी थी और रहस्यमय थी, और उस बुक के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम था, इसलिए वे यहाँ पर चोरी छुपे आए थे। जब वो बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें 5000 साल पुरानी कुछ बातें पता चलती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जब कृष्ण जी जंगल में आराम कर रहे थे तो अचानक से एक शिकारी उनकी तरफ एक तीर छोड़ता है, जो कि सीधा कृष्ण जी के अंगूठे में जा लगता है, जिससे कि उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनका अंत नजदीक है। इसलिए अपने अंत होने से पहले उन्होंने अपने पैर का एक कुंडल या फिर कहे एक कड़ा एक आदमी को दे दिया, और उस आदमी को इस कड़े की जानकारी भी थी। उसे बताया गया कि पृथ्वी पर आने वाले जानलेवा वायरस का इलाज छुपा है इस कड़े में, जिसके बाद उस आदमी ने इस कड़े को बहुत ही सुरक्षित स्थान पर छुपा कर रख दिया। उसे खोजने के लिए एक विशेष तरह की चाबी बनाई गई है, जो 2 भागों में विभक्त कर अलग अलग स्थानों पर छुपा दी गई है, और इस कड़े को ऐसा वैसा आदमी नहीं ढूंढ सकता, बल्कि वही ढूंढ सकता है जो कि इसके लायक होगा। तो इसी कड़े को ढूंढने की कहानी है फिल्म। तो अब आगे रामाराव आगे के कुछ पन्ने पढ़ने से पहले उस बुक के पन्ने को फाड़ कर अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि शायद उनके पीछे कोई है, और सच में ही उनके पीछे कुछ लोग थे। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कार्तिकेय को। कार्तिकेय के पहले पार्ट में कार्तिकेय मेडिकल का एक स्टूडेंट था, लेकिन कार्तिकेय 2 में वो एक डॉक्टर बन चुका है, और डॉक्टर के साथ साथ वो एक तांत्रिक भी है। तांत्रिक जो काम कर सकते हैं वो काम कार्तिकेय भी कर सकता है। उसे इन चीजों के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। और तभी कार्तिकेय के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। दरअसल हॉस्पिटल में एक सांप घुस चुका था, और कार्तिकेय सांप को पकड़ने में बहुत ही एक्सपर्ट है। वो हॉस्पिटल आता है और उस सांप को बड़े ही आसानी से अपने हाथ से पकड़कर बाहर ले जा लेता है, जिसके बाद उससे पूछा जाता कि उसने ये काम कैसे किया, तो कार्तिकेय उन्हें बताता है कि उसने अपनी पल्स को नॉर्मल की, जिसके बाद उसने उस सांप को एहसास दिलाया कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो सांप ने भी उसकी बात मान ली। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर शांतनु, या फिर कहें प्रोफेसर शांतनु। उन्हें भी इस कड़े के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन उस कड़े तक कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में उनके पास कोई भी लीड नहीं है। दरअसल उन्हें ये बात मालूम है कि उस कड़े से किसी भी तरह की महामारी या फिर किसी भी तरह बीमारी का इलाज किया जा सकता है, इसलिए वो उस कड़े को ढूंढना चाहते हैं और पूरी दुनिया में फेमस होना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक मेयर हॉस्पिटल में हवन कर रहा था, और ये सारी चीजें देखकर कार्तिकेय उस मेयर को चाटा मार देता है, जिसके कारण कार्तिकेय को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। कार्तिकेय की माँ को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, इसलिए वो कार्तिकेय को लेकर अगले ही दिन द्वारिका पहुंचती है। जिसके बाद कार्तिकेय वहां पर पूजा पाठ करता है, और जब वो नदी में डुबकी लगा रहा था तभी उसके हाथ में एक मोर का पंख आता है। द्वारिका में कार्तिकेय के साथ उसके मामा भी आए हुए थे, जो कि उसी के साथ रहते हैं। अब उसी रात कार्तिकेय के पास डॉक्टर राव आते हैं, जो कि काफी जख्मी हालत में थे। वो कृष्णा जी के बारे में कार्तिकेय को कुछ बातें बताना चाह रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो बता पाते कार्तिकेय ऑटो लेने के लिए चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो डॉक्टर राव वहां पर नहीं थे। साथ ही कार्तिकेय ये सारी बात अपने मामा को बताता है। वो उनसे कहता है कि एक आदमी मुझे कृष्णा जी के बारे में कुछ बातें बताना चाह रहा था। वो आदमी कौन है मुझे तो ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो कुछ मुझे बताना चाह रहा था। यहाँ कार्तिकेय को ये बात भी मालूम चलती है कि उसकी माँ गायब हो चुकी है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी माँ किडनैप हो चुकी है, इसलिए वो ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक छानबीन करते हैं, लेकिन उनकी माँ कहीं भी नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद कार्तिकेय के पीछे पुलिस लग जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। कार्तिकेय को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट क्यों किया है, लेकिन तभी यहाँ पर मुग्धा नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, और वो यहाँ पर कार्तिकेय को पुलिस स्टेशन से बचाकर ले जा लेती है। दरअसल ये लड़की प्रोफेसर राव की पोती होती है, और प्रोफेसर राव ने ही ये सारे काम करने को मुग्धा से कहे थे। मुग्धा ये सारी बातें उसे बता ही रही होती है कि तभी अचानक से एक आदमी उनके पीछे पड़ जाता है, जो कि उन्हें पकड़ना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो उन्हें जान से मारना चाहता था। वो आदमी दोनों को काफी देर तक पीछा करता है, लेकिन जब बीच में कृष्णा जी की मूर्ति आ जाती है तो वो वहीं पर रुक जाता है, और यहाँ पर कार्तिकेय और मुग्धा आसानी से वहां से निकल जाते हैं। ये सारी बातें कार्तिकेय जब अपने मामा को बताता है तो मामा उसे बताते हैं कि वो आदमी अबीर था। वो कृष्ण भक्त होते हैं और कृष्णा जी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि जान भी ले सकते हैं। इसके बावजूद उन्हें पाप नहीं लगेगा। अबीर के बारे में और सारी जानकारी इकट्ठी करने के लिए वो एक पंडित जी के पास जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं अबीरों का इतिहास 5000 साल पुराना है। वो भी कृष्ण भक्त हुआ करते थे, लेकिन वो थोड़े नीचे जाति के होने के कारण बड़े लोग उन्हें किसी भी तरह से
उसे भक्ति नहीं करने दिया करते थे। इसलिए एक दिन उन्होंने कृष्ण जी की मूर्ति चोरी कर ली और ये बात जब उन लोगों को मालूम चली तो उन्होंने अबीरों को सजा दी और कई सारे अबीरों को मार भी दिया। तब से ही बचे कुचे अबीरों ने यह संकल्प लिया कि कोई भी इंसान जब भी कृष्ण जी के पास जाएगा या फिर उनके नजदीक जाने की कोशिश करेगा तो वो उसे जान से मार देंगे। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष चल रहा हो तो वो किसी को भी नहीं मारते हैं और वहीं पर शांत खड़े हो जाते हैं। साथ ही कार्तिकेय को ये बात भी मालूम चलती है कि उसकी माँ किडनैप नहीं हुई है, बल्कि वो तो कृष्णा जी के एक सत्संग में थी। इसलिए कार्तिकेय उनसे मिलता है और उनसे कहता है कि आगे भी वो अपने सत्संग को पूरा करें और वो यहाँ से चला जाता है। अब आगे कार्तिकेय मुग्धा से जब बात कर रहा होता है तो मुग्धा उसे बताती है कि प्रोफेसर राव की कई सारी रिकॉर्डिंग्स उसके पास है और जब वो उन्हें सुनते हैं तो कोडिंग के द्वारा उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर राव और मुग्धा आखिरी समय पर जहाँ मिले थे वहीं पर कुछ रहस्य मौजूद है। इसलिए वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि 5 सालों से बंद था। इसी जगह पर एक तालाब भी था तो कार्तिकेय उस तालाब में कूद जाता है और काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक मोर मिलती है जिसमें कि संस्कृत भाषा में कुछ लिखा था। लेकिन तभी डॉक्टर शांतनु के गुंडे यहाँ पर पहुंच चुके थे। वो कार्तिकेय को मारने लगते हैं लेकिन कार्तिकेय यहाँ पर किसी तरह से उनको धूल चटा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोफेसर राव को। यहाँ पर शांतनु जब प्रोफेसर राव से कुछ सवाल पूछता है तो प्रोफेसर राव से कुछ भी नहीं बताते हैं, इसलिए शांतनु उसे जान से मार देते हैं। अब डॉक्टर शांतनु के पास कोई और चारा नहीं था कि वो कार्तिकेय और मुग्धा को पकड़ सके, इसलिए वो अखबार में एक वारंट इशू करवा देते हैं और 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर देते हैं कि जो भी डॉक्टर कार्तिकेय और मुग्धा को पकड़ेगा उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और उनके पीछे पुलिस भी लग जाती है। अब उस मोर पर जो लिखा था उसे डिकोड करने पर मुग्धा कार्तिकेय को बताती है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमें गोवर्धन पर्वत पर मिलेगा। तो अब उन्हें गोवर्धन पर्वत पर जाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई थी। इसलिए वो सुलेमान नाम के एक आदमी की हेल्प लेते हैं और उसकी गाड़ी से वो लोग गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। अब एक जगह पर पहुंचने पर उन्हें एक गुफा मिलती है जिसमें कि काफी अंधेरा था, लेकिन वहां के जो पत्ते थे वो हरे थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर धूप पहुंचती है। और काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक टेलीस्कोप मिलता है, लेकिन इसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए वो धनवंतरी नाम के एक आदमी के पास पहुंचते हैं जिसका रोल प्ले किया है अनुपम खेर ने। यहाँ पर धनवंतरी के बारे में कुछ बातें पता चलती है। धनवंतरी कार्तिकेय और मुग्धा को पहले से ही जानता है क्योंकि वो डॉक्टर राव को बहुत ही अच्छे से जानता था। साथ ही में ये बात भी पता चलती है कि धनवंतरी अंधा है, इसके बावजूद उन्होंने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं और यहाँ तक कि उन्होंने 4 बुक्स तो लिखी भी हैं। धनवंतरी उन्हें बताते हैं कि आज की जो टेक्नोलॉजी है वो पहले भी हुआ करती थी और इस टेक्नोलॉजी में डॉक्टर राव विश्वास किया करते थे, लेकिन और भी कई सारे लोग थे जो कि इन टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते थे और प्रोफेसर राव इन्हीं लोगों के खिलाफ थे। अपनी जान का खतरा होने के बावजूद प्रोफेसर राव ने पहला क्लू हासिल किया जिसमें कि उन्हें पता चला कि इस कड़े के द्वारा आने वाली महामारी से लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है कि प्रोफेसर राव ने कार्तिकेय को ही क्यों चुना। तो यहाँ पर धनवंतरी उन्हें बताते हैं कि प्रोफेसर राव ने कार्तिकेय को नहीं चुना बल्कि तकदीर ने कार्तिकेय को चुना है। लेकिन कार्तिकेय को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कृष्णा जी के कड़े से मेडिकल का क्या लेना देना। तो धनवंतरी उन्हें बताते हैं कि कृष्णा जी ने जो धर्म हमें बताया था वो धर्म नहीं बल्कि हमारा जीवन है। गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई, उनसे बड़ा गुरु और कौन हो सकता है। रक्षा के लिए समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी बसाई, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है। आंखों से मन की बात समझाने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। बांसुरी बजाकर गाय और गोपियों को बांधने वाला, उनसे बड़ा संगीतकार कौन हो सकता है। अच्छी सेहत का संदेश देने वाला, उनसे अच्छा डॉक्टर कौन हो सकता है। धर्म के लिए युद्ध करो ये कहने वाला, उनसे बड़ा वीर कौन हो सकता है। कमी या कष्ट ना हो ये महसूस कराने वाला, उनसे बड़ा राजा कौन हो सकता है। हवन यज्ञ करके पानी को बरसाया, प्रकृति को समझने वाला, इससे बड़ा क्रामेटोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी से सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला, उनसे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर कौन हो सकता है। वो बताते हैं कि कृष्ण जी सब कुछ है, ही इज एवरीथिंग। यहाँ पर वो एडवांस टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताते हैं कि उस समय पे नक्षत्रों को इसी टेलीस्कोप से देखा जाता था और अभी भी इस टेलीस्कोप से उन नक्षत्रों को देखा जा सकता है। यहाँ पर वो कृष्णा जी के तपोस्थल के बारे में भी बताते हैं जो कि चंद्रशिला पर्वत पर मौजूद है। इसलिए आज ही उन्हें वहां पर निकलना होगा क्योंकि कृष्णा जी ने जिस इंसान को चुना है वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिकेय ही है। इसलिए धनवंतरी की सारी बातें सुनने के बाद वे सभी लोग चंद्रशिला पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं और जब वो रास्ते में थे तो अचानक से पुलिस वाले उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद कार्तिकेय के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए वो अपनी गाड़ी को सीधा नदी में कुदा देते हैं जो कि पूरी तरह से बर्फ बन चुकी थी, लेकिन आगे जाकर उनका फ्यूल खत्म हो चुका था, इसलिए उन्हें वहीं पर उतरना पड़ता है। और जैसे ही वो वहां पर उतरते हैं तो अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं और जब वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से पीछे से अबीर आ जाता है और वो उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है।
जिसके बाद वो उन लोगों को भी मारने ही वाले होते हैं कि तभी कृष्ण पक्ष चालू हो जाता है, जिसके कारण अबीर रुक जाता है और अब वो अगले 24 घंटों के लिए उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन वो उनके साथ साथ रहता है। वो जहाँ भी जाते वो उनके साथ रहता। कुछ देर बाद अबीर उनसे अलग हो जाता है और कार्तिकेय और उसके साथी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना था। लेकिन जैसे ही वो वहां पर कदम रखते हैं कि पीछे से अबीर आ जाते हैं और वो इनके ऊपर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने भी लगते हैं। यहीं पर एक कृष्ण जी की मूर्ति भी रखी हुई थी, तो कार्तिकेय टेलीस्कोप और उस मोर की मूर्ति को जोड़कर एक बांसुरी बनाकर उनके हाथ में रख देता है, जो कि उनके हाथ में पहले मौजूद नहीं थी। ये सारी चीजें देखने के बाद अबीर भी रुक जाते हैं और ये एक चमत्कार के रूप में था। अब कड़े को पाने के लिए सिर्फ आखिरी पड़ाव बाकी था, लेकिन रास्ते में कई सारे सांप थे। उस कड़े को पाने के लिए 2 अबीर आगे जाते हैं, लेकिन सांप उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। तब कार्तिकेय हिम्मत दिखाता है और आगे बढ़ता है। वो अपनी पल्स को नॉर्मल कर लेता है और आगे बढ़ता है और उस कड़े को प्राप्त कर लेता है। इस कड़े को पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके कारण कार्तिकेय का पूरा दुनिया में नाम होता है। यहाँ पर कार्तिकेय डॉक्टर शांतनु से कहता है कि उन्हें अबीरों से बचकर रहना होगा, क्योंकि वो जल्द ही तुम्हें मारने वाले हैं। और ऐसा ही होता है। अगले ही दिन शांतनु को अबीर मार देते हैं और फिल्म के आखिरी सीन में कार्तिकेय 3 के कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाए जाते हैं। मतलब कि कार्तिकेय 3 फिल्म आना भी एकदम तय है। तो दोस्तों, कार्तिकेय 2 में सनातन धर्म को विज्ञान से जोड़कर दिखाया गया है। साथ में हमें ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आज के युग में कृष्ण हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। फिल्म उन्हें अच्छे वास्तुलिपि और एक बेहतर संगीतकार के तौर पर प्रस्तुत करती है। दक्षिण भारतीय सिनेमा में रुचि रखने वालों के लिए यह फिल्म कार्तिकेय 2 में पारिवारिक मनोरंजन का अच्छा माध्यम दिखाती है। मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की भावनाओं का उफान समझकर उसी के हिसाब से बन रहे दक्षिण भारतीय सिनेमा में भले ही इन दिनों फिल्म बनाने के बजट को लेकर तगड़ी बहस चल रही हो, लेकिन वहाँ की फिल्मों की तरफ हिंदी पट्टी के दर्शक अब भी आशा भरी नजरें लगाए रहते हैं। बाहुबली सीरीज की फिल्मों के बाद RRR की कामयाबी ने अतीत की कहानियों को भारतीय संस्कृति की खुशबू के साथ परोसने का एक नया दौर शुरू कर दिया और इसी दौर की नई तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 ने भी मूल भाषा में धमाका मचा दिया। निर्देशक चंडू मोंडेती ने फिल्म कार्तिकेय 2 की कहानी भी खुद ही लिखी है। फिल्म का जो विषय उन्होंने चुना है उसको पूरी तरह से पर्दे पर अच्छे तरीके से पेश करने की पूरी कोशिश की गई है। इंटरवल के पहले कुछ सीन थोड़े कमजोर लगते हैं, लेकिन फिल्म की खासियत यह है कि वह अपने विषयों से भटकती नहीं है। इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसकी सिनेमेटोग्राफी है। फिल्म की कहानी जब द्वारिकापुरी से वृंदावन होते हुए हिमालय पर पहुंचती है तो उस दृश्य को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि दर्शक वाकई हिमालय की खूबसूरत वादियों में पहुंच गए हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट हमेशा देखने को मिलते रहे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।